नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में उन्होंने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए 2 साल का मौका। कोरोना की धीमी हुई रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़े ने डराया। पिछले 24 घंटे के दौरान 1192 लोगों की मौत। एसकेएम ने वादे पूरे नहीं होने पर दोबारा आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। कहा यूपी में बीजेपी को सिखाएंगे सबक। ओवैसी के जनसंपर्क अभियान में बड़ा हादसा, सांसद को देखने के लिए ट्रक पर चढ़े युवक को लगा करंट। अखिलेश के खिलाफ आगरा के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया नामांकन। भाजपा ने उतारा उन्हें मैदान में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है संसद में। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय पहुंची, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया गया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर की घोषणा में कोई भी गलती है तो इसे 2 साल में सुधारा जा सकता है। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा। इसमें मुकदमेबाजी कम होगी। लोगों को 2 साल में अपनी घोषित आय में सुधार करने की अनुमति भी मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक के कवच के तहत लाया जाएगा। और कोरोना की रफ्तार अब दिनों दिन कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,67,059 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1192 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई। हालांकि इस दौरान 2,54,076 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब 4,14,69,499 हो गए हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या अब 17,43,059 हो गई है। कोरोना से अब तक देश में कुल 3,92,30,158 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि इस महामारी के चलते 4,96,242 लोगों की जान चली गई है। देश में अब तक 166 लाख वैक्सीनेशन किया जा चुका है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 11.69% हो गया है। महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण के मामले में कमी देखी गई है। राज्य की हालत में सुधार के बीच सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला भी लिया है। नए नियमों के मुताबिक जिन जिलों में 90% से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है और 70% से ज्यादा लोग डबल डोज ले चुके हैं, उन जिलों में यह छूट दी गई है। सरकार ने छूट की नई गाइडलाइन जारी की है। मुंबई में सोमवार को जो कोरोना के लिए 45,618 लोगों की टेस्टिंग हुई, जिसमें से 960 नए लोग संक्रमित भी पाए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 7 महीनों के बाद मुंबई में कोरोना के नए मामले इतने कम आए हैं। इससे पहले 4 जून 2021 को कोरोना के 968 मामले सामने आए थे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार पिछले साल दिसंबर में कोरोना की वजह से और किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो वह अपना आंदोलन फिर से शुरू करेगा। एसकेएम ने एक बयान में आरोप लगाया है कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक सीमित का जो है गठन करने के लिए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेने सहित किसानों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। एसकेएम ने कहा है कि अगर सरकार अपने वादों से मुकरती रही तो किसान के पास आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। एसकेएम के आह्वान के बाद देश भर के किसानों ने केंद्र द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर सोमवार को विश्वासघात दिवस मनाया। केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था। सरकार द्वारा किसानों की मांग को मानने और 6 अन्य पर विचार के लिए सहमति जताने के बाद विरोध प्रदर्शन को पिछले साल 9 दिसंबर
को स्थगित करने का फैसला भी किया गया। आपको बता दें कि बयान में कहा गया है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 9 दिसंबर 2021 को एसकेएम को लिखे अपने पत्र में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। एसकेएम ने कहा है कि मोर्चा किसानों के धैर्य को चुनौती देने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार को चेतावनी देता है और घोषणा करता है कि अगर वादे जल्द से जल्द पूरा नहीं किए गए तो किसानों के पास आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। केंद्र द्वारा अपने वादों को पूरा न करने पर देश भर के हजारों किसानों ने सोमवार को विश्वासघात दिवस मनाया। एसकेएम ने अपने बयान में कहा कि देश के सैकड़ों जिलों और ब्लॉकों में विरोध प्रदर्शन हुए। जिलाधिकारियों, एसडीएम और एसडीएम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। यूपी के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा इलाके के गांव वैट में सोमवार को एआईएमआईएम प्रत्याशी फुरकान चौधरी के समर्थन में आयोजित जनसंपर्क अभियान के दौरान एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई। इस कारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर वापस लौट गए। जनसंपर्क अभियान में समर्थकों की भीड़ ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। सोमवार शाम करीब 4:30 बजे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सिंभाली क्षेत्र के गांव वैट में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे, जहां कार से उतरते ही हजारों लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और स्वागत में नारेबाजी भी शुरू की। ओवैसी मदरसे में पहुंचे और प्रत्याशी व कार्यकर्ताओं से वार्ता की। वहीं इसी दौरान क्षेत्र के गांव राजपुर निवासी जावेद भी अन्य समर्थकों के साथ वहां पहुंच गया था, जो ओवैसी को देखने के लिए वहां एक ट्रक के केबिन की छत पर चढ़ गया, जिसके ऊपर से जा रही बिजली की 11,000 की लाइन ने युवक को चपेट में ले लिया। करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी राजनीति केंद्र बना हुआ है। करहल विधानसभा सीट से सोमवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया था। वहीं कुछ देर बाद ही मैनपुरी में मोदी सरकार के मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर अखिलेश यादव के खिलाफ करहल विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि मैंने अखिलेश यादव के विरुद्ध नहीं, अखिलेश यादव ने मेरे विरुद्ध नामांकन किया है। पहले भी करहल सीट भाजपा ने ही जीती थी, इस बार भी भाजपा करहल सीट जीतेगी। चाहे कोई भी हो, वोट की चोट लोकतंत्र में सबसे भारी होती है। जो अपनी सीट को गढ़, किला या पुश्तैनी कहते हैं, वे जनता का अपमान करते हैं। करहल की जनता भाजपा को जिताकर हमेशा के लिए गुंडागर्दी को समाप्त करेगी। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भटपुरा के मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात रहे बघेल 1989 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सुरक्षा में शामिल हो गए। बघेल से प्रभावित मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जलेसर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर 1998 में पहली बार उतारा था। एसपी सिंह बघेल ने अपने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज की और इसके बाद 2 बार सांसद चुने गए। 2010 में बसपा ने उन्हें राज्यसभा में भेजा, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी। 2014 में फिरोजाबाद लोकसभा से सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव के सामने चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में उन्होंने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए 2 साल का मौका। कोरोना की धीमी हुई रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़े ने डराया। पिछले 24 घंटे के दौरान 1192 लोगों की मौत। एसकेएम ने वादे पूरे नहीं होने पर दोबारा आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। कहा यूपी में बीजेपी को सिखाएंगे सबक। ओवैसी के जनसंपर्क अभियान में बड़ा हादसा, सांसद को देखने के लिए ट्रक पर चढ़े युवक को लगा करंट। अखिलेश के खिलाफ आगरा के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया नामांकन। भाजपा ने उतारा उन्हें मैदान में। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात,
और विषय, सिंपल टेक्निकल बात मैं जिक्र करना चाहती हूं। हाँ, जरूर जनता के ऊपर प्राइसेस के वजह से जब ट्रबल होता है उसमें एक्शन लेने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और हम बार बार उसके ऊपर कदम उठाते आ रहे हैं। मगर टेक्निकली 6% से ज्यादा कभी ब्रीच ही नहीं, छोटा इधर उधर एक महीना हुआ होगा 6% ब्रीच करने का इन्फ्लेशन का विषय में। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि सरकार 2014 से लेकर आज तक वी हैव नॉट अलाउड इट टू गो टू डबल डिजिट्स। जो याद होगा आपको, उससे पहले 2014 से पहले it was always in the range of 10, 11, 12, 13, even food products. इसलिए इन्फ्लेशन के ऊपर इस सरकार की ध्यान कभी भी ज्यादा है और एक्शंस भी तुरंत हम लेते हैं। अगर ये भी आपको गोलमोल लगता है, मैं किसी और से भी जवाब देने के लिए बोलूंगी। ठीक है, बोलिए, चूज करिए किसी के। एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं जरूर बोलूंगी। बहुत सारे, मैं भाई साहब, पैंडेमिक के वजह से पूरे दुनिया में बहुत उथल पुथल हुआ, जॉब्स में नुकसान हुआ बहुत देशों में, हमारे यहां भी। मगर हमने आत्मनिर्भर भारत के दौरान बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किया जिसमें बहुत लोगों के जॉब्स इंटैक्ट रही। हाँ, जिनको नुकसान हुआ उनको अभी हम धीरे धीरे बहुत स्कीम्स के द्वारा हेल्प करके आ रहे हैं। ये नहीं नकार, आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग दैट देयर हैज बीन इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, मगर एकदम कुछ नहीं किया वो सही भी नहीं है। कल का इकोनॉमिक सर्वे में अनंत नागेश्वरन जी और हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, आई थिंक हिज हियर, संजीव सन्याल, इतना विस्तृत रूप में जॉब्स के लिए क्या क्या पिछले साल में हुआ वो डिटेल दिए हैं। मैं संजीव से बोलूंगी आपको जरा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हाँ, सो इट विल हेल्प यू टू नो। थैंक यू। Number 260. सोमनाथन wants to. Okay. Yes. Just specifically on job. Yeah, but specifically on jobs and specifically what is in the budget. So one is there is an additional 2 lakh crores of lending to MSMEs which is outside the ECLGS. So ECLGS is for those affected. It's an automatic program for existing borrowers. This is for new lending to MSMEs unconnected with ECLGS. 2 lakh crore of additional provision has been made in this budget. ECLGS has, as already mentioned, been expanded for the hospitality and related sectors. The outlay on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is up by 27%. And in addition to that, a provision is being made that in the capital expenditure support to state governments, if state governments have certain priority projects in PM Gram Sadak Yojana have been identified, we will even take the 40% state share on those components so that the states have no burden in carrying out these works. These are extremely labor-intensive projects. And in addition, of course, there is a huge increase in capital expenditure. It has a very high employment effect. We have a new scheme for the Northeast, which is abbreviated as PM Divine, which is the PM's development initiative for the Northeast. This is a gap-filling scheme where if something doesn't fit in any existing scheme, Northeastern states can pose those projects to this fund. And this fund will give 100% funding for those projects. In addition, we have the production-linked incentive schemes where we expect 60 lakh jobs to be created. Most of them are getting rolled out now one by one. So there are a number of initiatives in this budget, quite apart from what has been done earlier. हम बार बार देते आ रहे हैं। एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदेश से, स्विट्जरलैंड से 2018 के बाद में से शेयरिंग हो रही है। विदेश में जो अकाउंट्स है उनमें कितना पैसा पड़ा हुआ है उनको वापस ले आने के लिए। सो वो शेयरिंग के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसके ऊपर वी आर वर्किंग एवरी अकाउंट बाय अकाउंट फॉर ब्लैक मनी टू बी ब्रॉट। एंड अनदर थिंग, टुडे द NPAs in the banks are coming down. Banks are getting the money back of those who have fled the country.
Having taken the money of the banks and having gone out, वो पैसा जब वापस आ रही है वो भी इन अ वे पार्टली ब्लैक मनी ही होता है जी, जिसका टैक्स नहीं भरा, बैंक को पैसा चीट करके चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे के पूरे वो ब्लैक है, उसमें भी ब्लैक मनी है। 260 मैम आनंद हूँ इंडिया टीवी से। हाँ मैम, आपके लिए भी उधर से बहुत वैसे सवाल आ रहे थे। अपोजिशन ने ये कहा है कि जो आपका जो आज बजट है वो डायरेक्शनलेस है और इसमें सिर्फ भविष्य की बात की गई है, तात्कालिक राहत के लिए कुछ नहीं है। और राहुल गांधी ने तो इसे कह दिया जीरो सम बजट का है। उन्होंने कहा है कि इसमें सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान, एमएसएमई के लिए कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष को और खासतौर से राहुल गांधी को आपका ये बजट समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने राजनीति के चलते ऐसा कह रहे हैं वो लोग? मैं भी दूंगी। अरे आनंद प्रश्न पूछे और मैं जवाब नहीं देता, थोड़ी ना होता। जो बाद में आपने कहा कि राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि इस बजट में सारे चीजों की सारी व्यवस्था की गई है। अभी मैडम सारी चीज का आंसर दे भी रही हैं। हर सेक्टर के लिए दूरगामी बजट है ये, निश्चित तौर से इससे देश को और भविष्य में फायदा होगा। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. Yeah, no, that's not right. I wish as a leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. On every one of the category that is named, youth, farmer, I have mentioned repeatedly where, what benefits them. I pity people who come up with quick responses. Quick, understanding response, I'm ready to answer. But just because you want to put something in Twitter, it doesn't help. जो फ्रजाइल इकोनॉमी वो छोड़ कर गए, उसको पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उबर कर ऊपर आ रहे, स्टिमुलस देने के बाद, हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद, बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट्स करना। I only pity a party which has a leader who just comments without thinking. जितने भी कमेंट्स हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं, कम से कम जिन राज्यों में शायद 2 बचा है जहां उनके सरकार है, जाके वो करके दिखाने के लिए उनसे बोलिए। क्या पंजाब में एम्प्लॉयमेंट ठीक है? क्या महाराष्ट्र में किसान ठीक है? आज भी महाराष्ट्र में कॉटन फार्मर्स के बीच में आत्महत्या हो रही है, उसको रोक रहे हैं राहुल गांधी। इसीलिए हर विषय बोलने से पहले वो महाराष्ट्र और पंजाब में कर दिखाएं फिर बात करें, छत्तीसगढ़ में कर दिखाएं फिर बात करें। Almost irresponsible comments are coming as criticism. I'll take criticism, but not from somebody who has not done his homework. Thank you. 266 मैम अखिलेश शर्मा एनडीटीवी से। इनकम टैक्स रेजिम को लेकर के सवाल था। आपने बजट में घोषणा की थी न्यू टैक्स रेजिम की, और जो आंकड़े अभी तक आए हैं, कोई बहुत ज्यादा लोगों ने उत्साह उस नए रेजिम के लिए नहीं दिखाया। और दूसरा प्रश्न ये है, जो आपने खुद जिक्र किया कि पिछले 2 साल में पूरी दुनिया में उथल पुथल हुई है, कई जगह पर रोजगार की कमी हुई, भारत में भी उसका असर पड़ा है। तो जो मिडिल क्लास है वो एक राहत की उम्मीद कर रही थी, कुछ राहत मिले इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर। हालांकि आपने कहा कि देखिए पिछले 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया गया, तो क्या इसी को राहत माना जाए कि टैक्स नहीं बढ़ा है? नहीं, मैं सिनिकली जवाब नहीं दूंगी उसको। सिनिकली अगर देना है तो मैं बोलूंगी हाँ टैक्स बड़ा नहीं है इसीलिए राहत है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन गिव, there are times when it will have to wait a bit longer. So I'm sorry,
इट डिडंट हैपन. बट बहुत सारे जो मिडिल क्लास का हुआ वो भी मिडिल क्लास के खाते पे डालिए ना. मिडिल क्लास अक्रॉस द बोर्ड. मैं बजट में जो उपयोग की लाइन वो आपको पढ़ना चाहती हूँ. इट्स नॉट वन पर्टिकुलर सेगमेंट. किसान में मिडिल क्लास नहीं है, एमएसएमई में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है. उन सब का राहत दिलाया नहीं है. हम मिडिल क्लास मतलब क्या बोलते हैं? अफोर्डेबल होम्स जो देते हैं मिडिल क्लास को देते हैं. सीनियर सिटीजन्स में मिडिल क्लास नहीं है. आज स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे जो जाते हैं क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं है इसीलिए स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, वो मिडिल क्लास नहीं है. तो मिडिल क्लास के वर्णन हम मन में रखें प्रश्न पूछने से पहले. Number 9. हाँ, yes, we have been actually Tarun can say something more. There are two regimes, one in the corporate sector and one for the one that came last year. So on the corporate also, when the tax rate was reduced from 30 to 22%, a choice was given to the corporates to move to the 22% regime while taking no exemptions. So we have figures for 1920 financial year, which is the assessment year of 2021. 65% of the income has actually shifted to the lower tax regime. So basically, a large number of people are shifting, people who are finding that they don't need exemptions or their exemptions are over, they are moving into that. Let me also mention to you that we have analyzed data for corporates. The average tax rate being given by corporates is about 22 odd percentage in that year, as against 27, 28, which they were giving when the regime was of 30%. So they got a lot of relief there. And for corporates which are showing profits of more than 500 crores, this taxation rate is close to 20%. So the taxation rate relief which you are talking about in the corporate sector is already there. As far as individuals and HUFs and the others are concerned, where a second option was given in the last year, since the date was extended for filing the returns, we'll be able to analyze the returns this year and know how many people have shifted. But my own anticipation or own analysis says that people with a little higher income, say 15 lakhs, 20 lakhs and above, should have shifted to the new regime, provided they were not taking benefits like housing loan benefits or they were not taking benefits like LTC. But we'll get to know exactly what has happened after we analyze this. And based on what analysis actually comes, will give us a pathway of what action or what steps we need to take in the future. Good afternoon, ma'am. Here downstairs. Sanjay Agarwal from PN News. Ma'am, today you just mentioned about the stock markets. So I was watching that when you announced about digital virtual currency. So that time the cryptocurrency, the stocks went up, and SBI, the largest, banker in India, the stocks went down. And you'd get on a very innovative budget despite you've given on postal services are going to go to the rural and they're going to get a lot of savings money. So what's the reason? Why is this reaction? Still down, or it went up at the end of the day? I think you have to ask the investors who are doing it, because I don't see any, I don't think we can answer for them as to why they think the digital currencies are not good for banks. It's a matter of speculation. What is the question on? It went up. Okay. So I think we should have taxed it even more. It would have gone up even more. Number 5. Good evening, ma'am. This is Chetan from Business Today TV, India Today Group. Ma'am, fiscal deficit is pegged at 6.40%. Ma'am, what are the calculations and assumptions based for that number, considering the fact that the geopolitical tensions are rapidly changing and the global macros are also changing rapidly, especially for the crude and other related commodities. So, what is the bet on that number, ma'am?
I'll ask Somanathan to give you details, but what do you think it should have been if it's not 6.4? Because you sounded very sure it's 6.4, but you know. It's a question, ma'am. Do you think what are the calculations behind and the assumptions behind that number, ma'am? All right. First of all, the assumption. 0.1%. No, see, first, let me answer him first. The calculations which underlie it are given in the budget at a glance document. So it is 6.4 based on our prediction of what the GDP will be and our estimates of revenue and expenditure. Now, somebody said your estimates of revenue are conservative. I think the Revenue Secretary has clarified that they're actually quite realistic. We think they are realistic, but when in doubt, we have chosen to do what we think is definitely likely to happen, rather than repeat the practice of having estimates which are not perhaps considered credible. So we've been tried to keep our estimates realistic based on the factors that you mentioned, that yes, there could be an upside. I mean, maybe revenues can grow more than 14%, but there are all the headwinds that you refer to. There's a federal taper, there's a possible oil price risk, which could all affect the economy. So we think the numbers we have here are likely to be achieved. It's the best estimate of what could be achieved. So I would say there's a very realistic projection of 6.4 as the percentage, given what is likely to happen to GDP, what is likely to happen on the revenue side, and what we have provided on the expenditure side. So they are estimates that they are the best estimates we can produce with a high degree of credibility of being achieved. And yeah, we are being transparent. It is likely to be 6.9. So we have not massaged it to 6.8. 107. मैम मैं नितिन हूँ लोकमत से। हाँ, आपने अभी बोला कि महाराष्ट्र में किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार ऐसा क्या काम कर रही है जिससे वो आत्महत्या रुक सके? दूसरा, आपने 80 लाख गरीबों के लिए मकान इस बजट में प्रावधान किया है, जबकि प्रधानमंत्री ने 2022 तक हर घर के हर सर पे पक्की छत का वादा किया था, तो ये कब तक पूरा होने वाला है? So the targets for all of these programs have indeed been affected by the pandemic, like all targets in all countries. So barring the setback which occurred during the pandemic, the programs are on course. And if you exclude the delays and disruptions caused in the last 2 years by repeated waves of a pandemic which is not in government's control, broadly, they are on course to achieve the housing targets. किसानों के मामले में स्टेट्स का भी रोल है जी। जब मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ, महाराष्ट्र में सरकार जो कांग्रेस के विषय में बात हुआ, उस संदर्भ में मैं ये कही, एग्रीकल्चर इज स्टेट ऑल्सो डस इट्स बिजनेस। सो वो मालूम है जी, वो मालूम है, मगर जब हमारे ऊपर ही निशाना साधा करते हैं, जब हम लिस्ट करती हूं कि किसान के लिए हमने क्या 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 कदम उठाए, राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस विषय में, उस संदर्भ में मैं पूछना चाहती थी। मैम, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। जो किसान की बात चली, तो एक छोटा सवाल ये है कि जो अन्य योजना जो शुरू की गई थी उसकी म्याद 31 मार्च को खत्म हो रही है। क्या सरकार बजट में, चूंकि इस पर कुछ कहा नहीं गया, तो क्या माना जाए 31 मार्च को खत्म हो जाएगी कि आगे बढ़ाने पर विचार होगा? और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सिर्फ सोलर पावर के लिए, सोलर पैनल के लिए हम लोगों ने इंक्रीज किया उसका आवंटन, जो कि काफी एम्प्लॉयमेंट देता, आपने कहा भी। तो क्या आने वाले दिनों में और किसी सेक्टर पर विचार होने की संभावना माने? अभी ही शुरू हुआ है PLI और अच्छा रिस्पांस मिल रही है उसका। 14 सेक्टर्स का PLI है। अभी बढ़ाने के विषय में कुछ सोच नहीं है, मगर जो अनाउंस हुआ है वो तो फुली इंप्लीमेंट हो, उसके ऊपर ध्यान हम देंगे। कुछ विषय। मैम गुड इवनिंग, दिस इज संतोष ठाकुर।
Ma'am, how much you expect from 5G spectrum auctioning? Even if I can speculate on it, this will be the day to do it. I won't be able to do it. For 42. Madam FM, this is Shrimi Chaudhary from Economic Times. I needed two clarity. One on the virtual currency tax provision, whether it is prospective or going to be applicable from the next financial year. And second clarity I needed on the part of the capping of the surcharge on the long-term capital gains payable on the capital asset at 15%. If you could elaborate a bit on that. The answer to your first question is 1st April. And the second part was, the surcharge, we have brought in two provisions. One, the surcharge on companies is today 15%. But in some cases, in some contracts, there is a need for more than one company to come together to bid for that particular project as a consortium. When they form a consortium, it is called association of persons. So the surcharge on them, depending on their income, goes up to 37%. So now that will also be capped at 15% as much as a company, the charge maximum is there. The second part today, the second part of your the surcharge is that the surcharge on listed shares on which STT is paid is today limited to 15%. On other capital gains also, we are now bringing it at par with this 15%. So it will be 15% for them. So this will be a big relief for the startup community. Yeah, good evening, ma'am. Siddharth from Bloomberg. I just wanted to ask you a steep hike in capital expenditure and borrowing of 15 lakh crores. So are we safely assuming that private investment will not happen in the next financial year also? Safely assuming? Will not happen. Private investment will not happen in the next financial year. No, because I it is have the government mentioned, which is pushing the trigger. No, I've actually mentioned it in my speech that private investment will have to pick up and it will come. I used some words, I didn't use exactly what I'm saying now, but I did recognize that private investment, for them to come forward, it is very clear that the public investment will have to be increased, and we've increased with an expectation that they will also come forward. I'm being reminded by the CA that for private investment to be crowded in. For 70. Ma'am, I'm Mukesh. I work for Newsrise. Just wanted to know about the size of the green bond, the currency it will be issued in, and who will be the users and how they'll use it. First of all, the green bonds are part of the overall borrowings of the government. They are not additional, they are within that limit. Number two, they will be in the coming days specific sectors or the projects wherein this money will be used. Third, the expectation is that there are a set of investors who would like to put in money for projects which are green, which leads to less carbon consumption. So for that class of investor, this is the future. So we have to build that market. In that attempt, the first step will be taken in the year 22-23. At this point of time, it is in the domestic market, and we are in a conversation with Reserve Bank of India and with the market participants, and the size, etc., will be determined in the coming weeks. I just wanted to add, because I was watching some commentary, I just wanted to make it very clear. There is no connection between the size of our capital expenditure and the issuance or non-issuance of any green bond. So whatever the size of the green bond issue may be, this is the budget, and this is the total amount of borrowing. It is part of this borrowing that may come as a green bond. It is not that the green bond is a requirement or a conditionality for this budget to be executed and for the capital expenditure to happen. I just wanted to clarify that.
Yes, but it will be part of the total market borrowings which have been projected in this budget of 11,58,700. So it is not over and above that. And this 1158 is not dependent on the issuance of a green. They are two separate transactions which will happen, but they are within this limit. And there is no conditionality about if this green bond doesn't get issued, then the capital expenditure may not happen. No, there is no such linkage. On the Shimi's question on the taxation, I want to clarify, it is still taxable as of today. It is not that it will become taxable from 1st of April. So I just wanted to clarify that you don't, the message should not go that it is not taxable today and becomes taxable from 1st of April. It is taxable today, but a specific regime has been brought in by the FM, which will be applicable from 1st of April. So that is another question, so that we can answer when you come to my office. I'll explain to you in detail. Number 26. Just one clarification. There is a mention of effective capital expenditure of 10.68 crore, and what I found out that it includes the expenditure, some of the expenditure towards NREGA also. So just want to understand the reason, and does that include the long-term loan given to states, like 1 lakh crore? Yes, it includes the 1 lakh capital expenditure loan given to states, because that is for that is exclusively for capital expenditure. The assistance given to states is for capital expenditure alone in the form of a 50-year interest-free loan. And again, let me clarify, it was mentioned in the speech, but it perhaps has not been noticed in some quarters. It is in addition to the 4% of GDP normal borrowing ceiling which states will be allowed. So that 4% remains, 3.5 unconditional, 0.5 tied to power reforms. This 1 lakh crore is over and above that 4%. So it is additional capital expenditure money to the states. It is part of the 7.5 lakh crore which has been provided for capital expenditure. You had another point, I'm sorry. NREGA. So NREGA is classified in the government accounting system as grant in aid for capital expenditure because it is expected that some assets are created, but it is because you seem to have some discomfort with that, and that is why we have footnoted it very transparently as to what amount of it is NREGA. So if you feel that NREGA is not a very productive expenditure, if that is your opinion, then we have allowed you to make your own calculations by giving those figures separately. So we have said provisions for also includes allocations under demand-related scheme, which would vary based on demand. So that has been indicated transparently. It is for you to draw your own conclusion. मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ सीएनबीसी आवाज से। जो देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सबसे ज्यादा जॉब देता है, उम्मीद की जा रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से कि बहुत सारे रॉ मटेरियल जो खासतौर से इंपोर्ट होते हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी में कट होगी। एक दो चीजों में जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए भी कट हुआ है और कुछ स्टील के स्क्रैप का आपने 1 साल और ड्यूटी कट को बढ़ाया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम जैसी चीजें थी जो कि इंपोर्ट होती हैं और सस्ती पड़ती हैं, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं हुआ। तो क्या इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो उम्मीदें थी कि एक्सपोर्ट्स को लेकर जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है वो उनकी खत्म होती जा रही है, उसको लेकर सरकार ने इस बजट में क्या विचार किया था? मैं आइटम वाइज आपको जवाब नहीं दे रही हूं, मगर ब्रॉडली मैन्युफैक्चरिंग हैज टू बी सपोर्टेड, एंड फॉर दैट पिछले बजट से लेकर इस बजट तक जो आइटम हमारी इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स है हमारे देश में उसका जरूरत है, उसके ऊपर हमने कुछ भी टैक्स बढ़ाया नहीं, इंपोर्ट को अलग करते हुए। एक तरफा हम आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं क्योंकि भारत में जिन जिन प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो रही है वो इंपोर्ट के नाते अलग करना सही नहीं है, मगर जिसका उत्पादन इधर नहीं है मगर वो रॉ मटेरियल है क्योंकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज का वो आवश्यक है, फिर उसका इंपोर्ट अलग कर रहे हैं। वो ब्रॉड प्रिंसिपल है, उसी ब्रॉड प्रिंसिपल को हम आइटम वाइज देखने के बाद ही बजट में प्रावधान कर रहे हैं। इसीलिए आप इस बार जो मैं स्पीच में आइटम लिस्ट किया सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए ये नहीं समझना
कि सिर्फ उन आइटम्स को दे रहे हैं, बाकी सबको नहीं दे रहे हैं। पिछले बार जो दिया गया वो कंटिन्यू होती है इस बार। 120. Ma'am, I'm Nikun Jori from Business Standard. Ma'am, there's been an allocation of 52,000 crore for Air India. Is this over and above what was sought in the supplementary demand for grants, which was 62,000 crore? And ma'am, there's been nominal GDP estimate has been 11.1. So could you please help us with what the inflation estimate is? Because economic survey projects 8 to 8.5 as the real growth. And lastly, ma'am, pardon me for asking you a previous question. Last year, in the last year's budget, there was about 1 lakh crore which was expected from government's divestment in public shares in public sector banks and financial institutions. So that estimate has not been shared for this year as well as next year. So if you could please clarify. We just had the discussion before coming here. Somnathan on the 11 nominal GDP and other things. I'll come back to this. Okay. First, on your question of 52,000 crores, that was very much part of the supplementary estimates. In the supplementary estimates, there were two kinds of payments made to Air India. One kind related to the takeover of certain residual actual assets of Air India which have not been transferred. For example, their buildings, their land. They have some very valuable real estate and other assets. So those are part of the 62 something. They are not part of the 52. Those are actual capital assets which we retain. The remainder, which is actually capital in our accounting books because it is an infusion of funds into Air India, but actually produces no value, is this element which has been separately quantified and transparently indicated to you. So the apparent capital expenditure in our numbers is 6.03. But we are telling you that 51 something of it is actually this. So it doesn't represent actual, multiplier creating capital expenditure in the economy. So that's the clarification on that. Your second point was on 11%. See, we had a very difficult job of trying to estimate the nominal GDP. Remember, what the economic survey has given you is the real GDP growth, which they have estimated at 8 to 8.5%. The first difficulty we have is that the current year's GDP, which we have taken here from the Central Statistical Organization, which came on January the 7th, is essentially an estimate which is pre-Omicron in its construction. I mean, the inputs that went, because they are a statistical organization, they don't make guesses. They went with the trends they had on the date they made the estimation, and they did not have the Omicron trends with them. So it's possible that the base that we work on an incremental basis. We take this year's nominal, add a percentage for next year's nominal. So in adding to next year's nominal, first, there is a slight discount we have made for this year's base. And then we have assumed that real growth would be somewhere in the range that the economists have given us. Could be a little lower also because of this base effect. And then we are taking the deflator. Remember here, it is not the CPI which we use for the construction of our GDP number. Even in the current year, we have a 17.6% nominal growth with a real growth in the range of 9%. Since there's a very high deflator this year, there is a possibility that next year's deflator will have a base effect which will make it lower. So taking all these factors into account, we have come to a number which is effectively, which comes to 258 lakh crores as the nominal GDP estimate. Your third point? I think that has, we do not have, I don't think we have ever said that out of 175, 1 lakh is for banks. No, it was. No, that was it was an entry last time because the split was done. I think the split has been done away with because it really doesn't matter, where you bring this money from. I mean, money is fungible, so it comes from this or that. Also, coming back to the question that came earlier from your neighbor on the, I think I have now understood better why she's saying what she said. So let me try to give you the answer. So if I'm understanding you correctly, but let me give you the last year's budget estimate for the fiscal deficit in absolute numbers was 15,06,000 crores. The projected budget estimate is now 16,61,000 crores. That is an increase of about 1.5 lakh crores in the amount of the fiscal deficit. If you look at the market borrowing estimates, they were 9,67,000 crores in last year's budget estimates. They have gone up by about 1.9 lakh crores in this year's budget estimates.
So there is actually not much of an incongruity between the increase in the deficit and the increase in the market borrowing. What may be giving you this impression is that in this year's revised estimates, the market borrowings are lower than in the budget estimate because of an unexpected increase in small savings. So this year's small savings have been unexpectedly buoyant, perhaps because interest rates on deposits went down and these rates remained constant. But that could very easily reverse with the interest rate cycle reversing now. So we have remained, our small savings projections are based on last year's budget estimates, which were 391, they are now 425. So we have projected realistically what we expect as small savings in a normal growth without the unexpected increase that happened in the current year. So it's 1.9 growth in market borrowing against 1.5 lakh growth in the deficit. Very reasonable in my opinion. Number 10. Good evening, ma'am. Ma'am, Janani from Bloomberg Quint here. Ma'am, you had mentioned in the budget speech that the Special Economic Zone Act would be replaced by a new legislation. If I could ask, what would be the difference from the current SEZ Act, and what is the intention behind the same, ma'am? What is the? The replacement for the SEZ Act, the legislation that will replace the SEZ Act, was mentioned in the budget speech today. That's right. If I could ask, ma'am, what would be different from the SEZ Act, that is, and what is the intention behind the same? Well, you will have to wait for the department to work out on the SEZ Acts, and I've already mentioned broadly that it will help also for the states to be able to participate better in the SEZs. One of the broad objectives, but then the department is working on it and it will come through sooner. With your permission, ma'am, can we close now because you have to go for another appointment? Thank you very much, friends. Thank you very much, ma'am. To ramp up capital spending. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। दिल्ली में कोरोना संक्रमण और दैनिक मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन संक्रमित रोगियों की मौतें कम नहीं हुई है। दिल्ली सरकार के अनुसार जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है या फिर जिन्हें पहले से सहायक रोग है, उनकी हालत सबसे अधिक गंभीर बन रही है और इस वर्ग में मृत्यु दर 70% तक दर्ज की जा रही है। यह स्थिति तब है जब दिल्ली पिछले साल दिसंबर माह में ही एकल खुराक का टीकाकरण 100% पार कर चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली दिल्ली में बगैर वैक्सीन लेने वाले कहां से सामने आ रहे हैं। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्येंदु दास का कहना है कि दिल्ली में अभी कोरोना की 5वीं लहर चल रही है। इस लहर के आंकड़े देखें तो अब तक अस्पतालों में 800 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। इनमें हर आयु वर्ग के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लहर शुरू होने से पहले ही दिल्ली सरकार ने एकल खुराक का टीकाकरण 100% पूरा होने का दावा भी किया था। वहीं 85% से अधिक आबादी को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है, फिर भी मौत कम नहीं हो रही है। कोविन वेबसाइट से मिले आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अब तक 2.96 करोड़ से अधिक टीकाकरण हुआ है। अब तक 1.70 करोड़ कुल वयस्क आबादी को वैक्सीन की एक खुराक भी दी जा चुकी है। वहीं इनमें से 1.23 करोड़ लोग दूसरी खुराक लेकर टीकाकरण को पूरा भी कर चुके हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि जब टीकाकरण शुरू हुआ तो उस दौरान एक अनुमानित संख्या लेकर लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन टीकाकरण से पहले अनुमान था कि राजधानी में 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु की कुल आबादी 1.50 करोड़ होगी, लेकिन वर्तमान में टीकाकरण 1.70 करोड़ से अधिक हो चुका है। इससे पता चलता है कि दिल्ली में अभी भी वयस्क आबादी वैक्सीन से दूर है, जिन्हें जल्द से जल्द खुराक लेनी चाहिए। हर घर दस्तक अभियान के जरिए विभागीय टीम ऐसे लोगों की तलाश में जुटी है। वहीं दिल्ली डेथ ऑडिट कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों में टीकाकरण कराने वाले भी शामिल हैं। साथ ही वह लोग भी जिन्होंने केवल एक ही खुराक हासिल की थी। ऐसे में टीकाकरण और मौत को लेकर आंकड़ों के आधार पर ठोस निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 30 जनवरी को राजधानी में 30 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है और इससे पहले 29 जनवरी को 28 और 28 जनवरी को 25 और 27 जनवरी को 34 लोगों की मौत दर्ज की गई है।
ईडी के संयुक्त निदेशक रहे राजेश्वर सिंह का वीआरएस सोमवार को स्वीकार कर लिया गया। अब वह राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जल्दी वह भाजपा में भी शामिल होंगे और सुल्तानपुर सदर या लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हो सकते हैं। राजेश्वर सिंह 1996 में पीपीएस अधिकारी चुने गए थे। सीओ के पद पर रहते उनकी छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बनी और इसके बाद 2009 में वह ईडी में चले गए। उनके परिवार और रिश्तेदारों में कई अधिकारी हैं। पत्नी लक्ष्मी सिंह लखनऊ रेंज की आईजी हैं। बहनोई राजीव कृष्ण एडीजी आगरा जोन के हैं और एक बहनोई वाईपी सिंह आईपीएस भी रहे हैं। उन्होंने भी वीआरएस लिया था। एक भाई और एक बहन आयकर में अधिकारी हैं। राजेश्वर सिंह का 11 वर्ष का सेवा काल शेष था। उन्होंने इसकी सूचना खुद ही सोशल मीडिया पर दी। अपने संदेश में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया है। वर्ष 1997 बैच के पीपीएस अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया पर सेवा काल का जिक्र भी किया है और उन्होंने कहा है कि 24 वर्षों का कारवां एक पड़ाव पर आज रुका है। 10 वर्ष यूपी पुलिस में नौकरी करने के बाद 14 वर्ष ईडी में सेवा देने के बाद अब संन्यास ले रहा हूं। वर्ष 2007 में ईडी में प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। वहां उन्होंने कई अहम घोटालों की जांच भी की है। माघ मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या जो आज मनाई जा रही है पूरी श्रद्धा के साथ जो है श्रद्धालु उन्हें मना रहे हैं। श्रद्धालु राप्ती सहित आसपास की पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और दान पुण्य भी कर रहे हैं। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या पर सिद्धि एवं साध्य नामक के योग बन रहे हैं जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत फलदायी भी हैं और इस दिन सूर्योदय जो है सुबह 6:34 पर अमावस्या तिथि का मान दिन में 11:16 तक रहेगा। हालांकि अमावस्या तिथि एक दिन पूर्व यानी कि सोमवार को दोपहर 1:15 से ही प्रारंभ हो गई थी। ऐसे में अमावस्या सोमवार और मंगलवार दोनों दिन है और श्राद्ध जो क्रिया है वो सोमवार एवं स्नान दान के बाद लोग कर रहे हैं। पूरी जनवरी देश भर में ठंड ने कहर बरपाया। अब मौसम विभाग का अनुमान है कि फरवरी में ठंड का असर रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में 3 फरवरी को बारिश होगी। इसके असर से ठंड फिर से बढ़ सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ठंड का असर कायम रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में 3 फरवरी को बारिश होगी। राज्य में फरवरी की शुरुआत में अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। विभाग के फरवरी के जो मासिक अनुमान के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में इस माह जो है सामान्य से कम तापमान रहने का आसार है। वहीं पंजाब और हरियाणा में सामान्य से ज्यादा बारिश भी हो सकती है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अभी ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक ठंड कायम रहने की भी संभावना है। फरवरी में देश के पूर्वी हिस्से, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रहने के भी आसार हैं। इसके अलावा देश के अधिकांश हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार ध्रुवीय प्रशांत क्षेत्र में कमजोर ला नीना परिस्थितियां जो हैं वो सक्रिय है और इस कारण भारत में भीषण ठंड जो है वो चल रही है, जिसके तहत अभी फिलहाल 2-3 दिनों से धूप निकलने से मौसम में राहत जरूर बनी हुई है। दिल्ली के अलीपुर थाना पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवानिया के दूर के रिश्तेदार की हत्या में 2 साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। हत्या गैंगवार में की गई थी। जेल में बंद गोगी गैंग के बदमाश के निर्देश पर शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार आरोपियों से जो है पूछताछ कर वारदात में शामिल शूटरों की तलाश भी कर रही है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त ब्रजेश कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिरंकी गांव निवासी निखिल और मुखबेलपुर गांव निवासी गौरव राणा के रूप में की गई है। 27 जनवरी की रात को पुलिस को हिरंकी गांव में एक युवक को गोली मारे जाने की जानकारी मिली। मृतक की शिनाख्त हिरंकी गांव निवासी प्रमोद बजत के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि प्रमोद गैंगस्टर नीरज बवानिया का दूर का रिश्तेदार था और उस पर आपराधिक मामले भी दर्ज थे। प्रमोद को स्पेशल सेल ने अमित और भूरा को पुलिस हिरासत से भागने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अलीपुर थाना पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जो है मामले की उन्होंने जांच शुरू कर दी है। गैंगवार की आशंका को देखते हुए
पुलिस नीरज के विरोधी गोगी गैंग के सदस्यों की जानकारी हासिल करने में जुट गई है और साथ ही पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण भी किया है और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की है। पुलिस को जांच के दौरान निखिल और गौरव के हत्या में शामिल होने की जानकारी भी मिली। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोपियों ने खुलासा किया है कि दोनों प्रमोद बजट की हत्या की योजना में शामिल थे। उन लोगों ने शार्प शूटर के साथ रेकी की। उन लोगों ने प्रमोद बजट के बारे में जेल में बंद गोगी गैंग के बदमाश रोहित मोई को सारी जानकारी दी थी। उसके बाद रोहित ने शूटरों को उनकी हत्या के लिए निर्देश भी दिया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में उन्होंने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए 2 साल का मौका। कोरोना की धीमी हुई रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़े ने डराया। पिछले 24 घंटे के दौरान 1192 लोगों की मौत। एसकेएम ने वादे पूरे नहीं होने पर दोबारा आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। कहा यूपी में बीजेपी को सिखाएंगे सबक। ओवैसी के जनसंपर्क अभियान में बड़ा हादसा। सांसद को देखने के लिए ट्रक पर चढ़े युवक को लगा करंट। अखिलेश के खिलाफ आगरा के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया नामांकन। भाजपा ने उतारा उन्हें मैदान में। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। कोरोना की तीसरी लहर में केसों की संख्या घटने के साथ ही मंगलवार से चंडीगढ़ में कक्षा 10 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। कोविड की पहली वैक्सीन लगवा चुके बच्चे सुबह घने कोहरे में स्कूल पहुंचे। कक्षा जो है वो ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चलाई जाएंगी। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि स्कूल आने वाले विद्यार्थी अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर आएंगे। प्रथम चरण में कक्षा 10, 11, 12 के विद्यार्थियों को ही बुलाया जा रहा है। 15 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लगवाकर आना जरूरी होगा, तभी ऑफलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। हालांकि आदेश यह भी जारी किया गया है कि ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेना छात्रों को अनिवार्य नहीं है। उपस्थिति स्वैच्छिक होगी और स्कूल अधिकारियों की ओर से छात्रों पर उपस्थिति की आवश्यक पर जोर नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। निर्देश में यह भी कहा गया है कि स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों को टीका लगवाना भी अनिवार्य है। इसमें उन्हीं लोगों को छूट दी जाएगी जो किसी अन्य बीमारी आदि से पीड़ित हैं। स्कूल में सभी शिक्षक व समूह सी तक के कर्मचारी आएंगे। हर व्यक्ति व छात्रों को मास्क लगाकर आना होगा। शारीरिक दूरी का ख्याल भी रखना होगा। कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार पिछले साल दिसंबर में किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो वह अपना आंदोलन फिर से शुरू करेगा। एसकेएम ने एक बयान में आरोप लगाया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति गठित करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेने सहित किसानों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। एसकेएम ने कहा है कि अगर सरकार अपने वादों से मुकरती रही तो किसानों के पास आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। एसकेएम के आह्वान के बाद देश भर के किसानों ने केंद्र द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर सोमवार को विश्वासघात दिवस भी मनाया। केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था। सरकार द्वारा किसानों की मांग को मानने और 6 अन्य पर विचार के लिए सहमति जताने के बाद विरोध प्रदर्शन का जो पिछले साल 2009 में जो 9 दिसंबर को स्थगित करने का फैसला किया गया था। बयान में कहा गया है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 9 दिसंबर 2021 को एसकेएम को लिखे पत्र में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। एसकेएम ने कहा है कि मोर्चा किसानों के धैर्य को
चुनौती देने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार को चेतावनी देता है और घोषणा भी करता है कि अगर वादे जल्द से जल्द पूरे नहीं किए गए तो किसानों के पास आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। उत्तराखंड के चुनावी समर में भाजपा मंगलवार से अपने स्टार प्रचारकों को उतारने जा रही है और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। 3 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गढ़वाल और कुमाऊं में चुनावी जनसभाएं और डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने बताया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम विकासनगर और सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के डोर टू डोर कार्यक्रम में भाग लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर हल्द्वानी में प्रचार करेंगे। वह लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर अभियान में शिरकत करेंगे। 3 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तरकाशी में सुबह जनसभा को संबोधित करेंगे और डोर टू डोर प्रचार में भाग लेंगे। दोपहर को वह रामनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे। अमित शाह 4 फरवरी को पिथौरागढ़ में राज्यसभा जनसभा करेंगे। इसके बाद 3 बजे उनकी नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होगी। इस दौरान वह डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। पंजाब से करीब 150 निहंग विवेक विहार के कस्तूरबा नगर पहुंचे हैं। कल सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ट्वीट कर घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया था, जिसमें कहा गया था कि सिख लड़की को कुछ हिंदू परिवारों ने मिलकर प्रताड़ित किया है और उसके साथ कुछ हरकत भी की गई है, जिसके बाद शाहदरा जिला पुलिस ने कल 3 एफआईआर दर्ज की थी। फिलहाल पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ट्वीट के जरिए पीड़िता के सुसाइड करने और घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। वहीं मोजो नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले मदन लाल पर पीड़िता और उसके परिवार की पहचान उजागर करने के आरोप में मामला भी दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन उपायुक्त का कहना है कि पुलिस जल्द ही इससे पूछताछ करेगी। तीनों ही मामले विवेक विहार थाने में दर्ज किए गए हैं। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आर सत्य सुंदरम ने बताया कि पहला मामला जो सुखप्रीत नाम के ट्विटर हैंडल के खिलाफ दर्ज किया गया है। आरोपी ने अपने ट्वीट में पीड़िता के सुसाइड करने का जिक्र किया है। ट्वीट में कहा गया है कि पीड़िता ने जब 14 साल के लड़के से दोस्ती नहीं की तो लड़के ने उसे सुसाइड करवा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने आर्मी के नए उप प्रमुख के तौर पर भारतीय सेना की कमान संभाल ली है। वहीं 3 बड़े सैन्य अफसरों के रिटायरमेंट से थल सेना में बड़ा फेरबदल भी हुआ है। पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अब सेना के नए सह प्रमुख का पदभार भी संभाल लिया है। उनकी जगह अब लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलीता ने ली है। उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी के रिटायरमेंट पर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ली है और 31 जनवरी यानी कि सोमवार को सेना के 3 बड़े अफसरों ने लंबी सेवाओं के बाद अपने बूट उनको टांग दिया है, यानी कि रिटायरमेंट उनका हो गया है। इनमें से साउथ ब्लॉक में सेना प्रमुख के सह प्रमुख यानी कि वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती थे। राजपूत रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती पिछले 1.5 साल से इस पद पर थे और LC पर चीन से चल रही तनातनी के दौरान इमरजेंसी और डायरेक्ट टेक्नोलॉजी को सेवा में शामिल करने की अहम भूमिका भी उन्होंने निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती की जगह अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने ली है। फोर्ट विलियम स्थित सेना की पूर्वी कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल पांडे अब सेना के थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के बाद सबसे सीनियर अधिकारी हो गए हैं। जनरल नरवणे इसी साल 30 अप्रैल को रिटायर भी हो रहे हैं। तो फिलहाल इसी बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में उन्होंने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए 2 साल का मौका। कोरोना की धीमी हुई रफ्तार लेकिन मौत के आंकड़े ने डराया। पिछले 24 घंटे के दौरान 1192 लोगों की मौत। SKM ने वादे पूरे नहीं होने पर दोबारा आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। कहा यूपी में बीजेपी को सिखाएंगे सबक।
ओवैसी के जनसंपर्क अभियान में बड़ा हादसा, सांसद को देखने के लिए ट्रक पर चढ़े युवक को लगा करंट। अखिलेश के खिलाफ आगरा के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया नामांकन, भाजपा ने उतारा उन्हें मैदान में।